का कृष्णा रेड्डी पोर्टल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि हम आपको इसके पहले इसमें से कुछ चीजें बता चुके हैं, जैसे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्याओं में क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण क्या होता है, और पूर्ण संख्याओं में चार संक्रियाओं में से योग और अंतर की संक्रियाओं पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लिंक लेकर के लिंक से ओपन करके आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद की चीज है, ये तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है पूर्ण संख्याओं पर। तो चलिए इसमें अन्य दो संक्रियाओं पर गुणा और भाग के लिए आज देखते हैं कि गुणा और भाग के लिए संवरक प्रगुण माने कैसे काम करता है, क्रम विनिमय नियम के लिए, सहसर नियम के लिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रगुण आता है गुणन का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हो, एकदम योग की तरह ही है। आशा करते हैं कि आप योग वाला देख करके ही इसे देख रहे होंगे। तो इसमें एकदम आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मूल ये चीज क्या है कि किसी सेट से आप दो एलिमेंट लीजिए, अगर उनका गुणनफल भी उसी सेट से हो जाता है तो आप कहेंगे वो क्लोज्ड है। मतलब यह है कि आप दो पूर्ण संख्या लीजिए और उनका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या आ जाए, तब ये कहा जाएगा कि पूर्ण संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए संवरक प्रगुण का पालन करती है। जैसे 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका गुणनफल आता है 6, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तभी कहा जाएगा कि पूर्ण संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए संवरक प्रगुण का पालन करती है। मतलब यह है कि a एक पूर्ण संख्या है, b एक पूर्ण संख्या है, इसका गुणनफल आता है c। अगर ये भी एक पूर्ण संख्या हो जाए तब ये कहा जाएगा कि ये संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो ऐसा है, 6 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए कहा जाएगा कि ये संवरक प्रगुण का पालन करती है। चलिए क्रम विनिमय देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए है कि अगर a गुणे b का जो मान आता है वही b गुणे a का भी हो जाए तो कहा जाएगा ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय माने क्रम बदल जाए लेकिन उसका परिमाण न बदले, तो अगर ऐसा हो जाता है तो कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो चलिए देखते हैं, अगर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6, और 3 में अगर 2 का गुणा कर दे तब भी आएगा 6। क्रम यहां बदल गया, लेकिन परिमाण इसका वही है, वैल्यू उसकी वही आती है। तो इसलिए कहा जाएगा कि पूर्ण संख्याओं में जो गुणा का प्रगुण है, गुणन की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। चलिए सहसर नियम के लिए देखते हैं। सहसर नियम कहता है कि अगर a b c 3 संख्याएं हैं, a b c, इसमें से कोई दो पहले a में b का गुणा करके तब c का गुणा करिए, इसमें पहले b और c का गुणा करके तब a में गुणा करिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो कहा जाएगा तो सहसर प्रगुण का पालन करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आएगा? 2 तिहाई 6 गुणे 5 इज इक्वल टू 30। इसमें देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें 3 और 5 को पहले ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2, 5 तिहाई 15, दूना 30। तो ये बराबर आता है। इसका मतलब है कि सहसर नियम का पालन करती है, माने पूर्ण संख्या पर गुणन की संक्रिया सहसर प्रगुण का पालन करती है। चलिए एक इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी शून्य था, एडिटिव आइडेंटिटी शून्य था। क्यों? क्योंकि शून्य को किसी अंक में जोड़ने से वही अंक फिर मिल जाता है, इसलिए शून्य को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, माने ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी संख्या में गुणा कर दे तो वही संख्या फिर मिल जाए, वो है 1।
एक में किसी संख्या का गुणा कर देंगे तो वही संख्या फिर मिल जाएगी। जैसे 3 गुणे 1 3, 5 गुणे 1 5। तो एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, क्योंकि एक में किसी संख्या का गुणा करने पे वही संख्या फिर मिल जाती है, वही संख्या आपको पुनः फिर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज में। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण, मतलब a गुणे b प्लस सी बराबर a गुणे b धन a गुणे c। अगर ऐसा है, इसको कहा जाता है मल्टीप्लाई माने डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और अगर इस तरीके से है a गुणे b माइनस सी इक्वल टू a गुणे b माइनस a गुणे c, तो ये कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। पहले इस पर एग्जांपल एक लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 धन 4। इसकी वैल्यू कितना आएगी? 2 गुणे 3 धन 4 माने 7 और 7 दूना 14। इसमें देखते हैं a का मान है 2, b का मान है 3, फिर 2 गुणे c का मान है 4, तो जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 8 6 14, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब होता है कि गुणन संक्रिया योग पर वितरित होती है पूर्ण संख्याओं के लिए। चलिए अंतर के लिए यही देख लेते हैं ये चीज। अंतर के लिए क्या हो जाएगा? a गुणे b माइनस सी बराबर a गुणे b माइनस a गुणे सी। फिर a b c ले लीजिए। a बराबर मान लीजिए 2, b बराबर 3, c बराबर 4। तो इसकी वैल्यू, इसको हल कर लेते हैं। 2 3 में से 4 गए माइनस 1 बराबर माइनस 2। और इसमें देख लेते हैं a गुणे b, a का मान है 2, b का मान है 3, माइनस 2 गुणे 4, 3 दूना 6 4 दूना 8 बराबर माइनस 2। देखिए फिर बराबर हो गया। इसका मतलब होता है गुणन संक्रिया अंतर पर वितरित होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि गुणन पूर्ण संख्याओं में जो गुणन की संक्रिया के लिए माने पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया के लिए वो समरक प्रगुण का पालन करती है यहाँ पे, फिर क्रम विनिमय का पालन करती है, फिर साहचर्य का, फिर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माने गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। एक को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है, क्योंकि एक में किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या फिर मिल जाती है। फिर गुणन संक्रिया का योग पर वितरित होती है। अभी आपने देखा कि वह हमारी वितरित होती है योग पर भी और अंतर पर भी। चलिए गुणन का माने गुणन संक्रिया के बाद हम देखते हैं भाग संक्रिया के लिए क्या वह माने समरक और क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जैसे योग के लिए क्या हुआ था? योग में वह समरक प्रगुण का पालन करती थी, क्रम विनिमय साहचर्य नियम का, और उसी तरीके से गुणा के लिए भी माने समरक क्रम विनिमय और साहचर्य का पालन करती थी, अंतर के लिए नहीं। चलिए आज भाग के लिए देख लेते हैं कि भाग के लिए वो पालन करती है कि नहीं। तो चलिए तरीका वही है। भाग के लिए भाग का डिवीजन का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। फिर वैसे है, ध्यान से समझिए, हम समझ रहे हैं चौथी संक्रिया है, तब तक आपको समझ में आ गया होगा। दो संख्याएं पूर्ण संख्याएं लीजिए, अगर उनका भागफल पूर्ण संख्या आती है तो निश्चित रूप से वो समरक प्रगुण का पालन करेगी, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। 2 में 3 का जब भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग संक्रिया के लिए समरक प्रगुण का पालन नहीं करती है। वैसे क्रम विनिमय के लिए देखिए, क्रम अगर बदल दिया जाए, अगर क्रम बदलने पर भागफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है
तो कहा जाएगा कि उस क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं, यही देख लेते हैं। 2 में 3 का भाग देंगे अगर, 2/3 तो बराबर 2/3, लेकिन 3/2 ये 3/2 जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कहा जाएगा कि पूर्ण संख्याओं में भाग की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। और फिर देखिए सहचर्य प्रगुण के लिए भी है कि 8/2 8/4/2। चलिए इसकी वैल्यू पहले इसमें इन दोनों को हल कर लेते हैं। क्या आता है, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2/2 = 1 आ गया। और यहां देखिए 8/4/2, जैसा कि हम आपको बताएं सहचर्य प्रगुण क्या होता है। अगर 3 संख्याएं क्रमवार लीजिए, उसमें किसी भी 2 संख्याओं का वह संक्रिया किन्हीं 2 संक्रियाओं में पहले लगा देने से, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आता उसकी वैल्यू में, उसके मान में, तो कहा जाएगा सहचर्य प्रगुण का पालन करती। जैसे 3 संख्याएं 8, 4, 2 है, इसमें पहले हम 8 में 4 का भाग दे करके तब 2 में भाग देते हैं, 1 आ रहा है। अब इसमें पहले अब 4 में 2 का भाग देंगे तब 8 में भाग करेंगे, देखिए कितना आता है। 4 में 2 का भाग देंगे 2, 8 में 2 का भाग देंगे 4। अब देखिए परिवर्तन हो रहा, 8 में पहले 4 का भाग दे करके तब 2 का भाग देते हैं तो 1 आ रहा है। और इसी 8 में पहले 4 में 2 का भाग दे करके जो भागफल आता है तब 8 से भाग देते हैं तो 4 आता है। ये चूंकि बराबर नहीं है इसलिए कहा जाएगा कि ये सहचर्य प्रगुण का भी पालन नहीं करती है। तो माने जो योग और गुणा के लिए जो होता है, अगर एक समरी देखें, योग और गुणा के लिए ये संवरक, क्रम विनिमय, सहचर्य तीनों नियमों का पालन करती हैं, लेकिन अंतर और भाग के लिए ये संवरक, क्रम विनिमय और सहचर्य नियमों का पालन नहीं करती है। योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। इसमें देखिए शून्य के कुछ प्रगुण हैं, शून्य का कुछ प्रगुण है, हम आपको बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, योग का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, और शून्य की कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो क्या आएगा, ये होता है अपरिभाषित। आप जानते रहिएगा, अनंत जिसको आप कह लेते हो, अनंत आएगा, माने परिभाषित नहीं है। किसी संख्या में 0 का भाग, ये संख्या कुछ भी हो, उसमें 0 का भाग परिभाषित नहीं होता, लेकिन 0 में किसी संख्या से अगर भाग दें तो ये परिभाषित होता, हमेशा 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग दें, किसी भी संख्या से, तो ये यहां 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग दें, किसी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ये कंफ्यूजन होता है, आप याद रखिएगा, 0 ऊपर है तो ये 0 ऊपर रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। 0 नीचे रहेगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं आपको। और एक चीज, 0 में किसी संख्या का गुणा कर दें तो उसका गुणनफल 0 आता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। ठीक, जैसे ये देख लीजिए, 8,342 गुणे 7,856 गुणे 0 गुणे 84,523, माने इसे गुणा आप करते जाइए, इसका गुणनफल 0 आएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा होने पर उसका गुणनफल का मान 0 हो जाता है। इस तरीके से आपकी ये पूर्ण संख्या लेसन 2 6 का समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।